बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 10 जुलाई है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सड़कें गर्म करने का वक्त हुआ चाहता है, मुल्क गीर एहतजाज की कॉल। इमरान खान के 3 साल मुकम्मल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और वो लोग जिन्होंने इमरान खान की इस जंग को अपनी जंग बना के लड़ा, इमरान खान के साथ आज भी खड़े हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वर्कर हों, चाहे पार्टी के सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप हो, वो सवाल करिए उन लोगों से जिनके पास इख्तियार है तहरीक चलाने का। तहरीक क्यों नहीं चलाते, क्यों नहीं निकलते? इन तमाम चेहरों को और इन तमाम लोगों को आपके सामने रखेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त के अंदर, और वहाँ क्या फ़ैसले हो रहे हैं। और अलीमा खान का जज से मुतालबा, जेल भेजो, फ़ैसला हो गया, और जेल किस किस को भेजा जाएगा, और अगस्त में क्या होने जा रहा है, ये भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या अलीमा खान को सज़ा सुना दी जाएगी। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ सेनेटर्स हैं जी जो आपस में लड़ पड़े हैं। और फिर सेंसरशिप पाकिस्तान में आपको हर लेवल पे नज़र आएगी। इस सेंसरशिप से पाकिस्तान में हुकूमत और ताकतवर हल्के क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या खबरें बंद करने से हालात ठीक हो जाएंगे, और ख़बरें जो रिपोर्ट नहीं होती, क्या उससे बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित के अंदर, पंजाब में, सिंध में क्या हालात ठीक होंगे और लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। और क्या सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सेंसरशिप का इस वक्त तूफान पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर दें कि मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान किया गया। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, और 5 अगस्त 2026 पूरे 3 साल हो गए इमरान खान को जेल के अंदर। और इन 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के जो हालात हैं, पाकिस्तान के आइन को जिस तरह से पामाल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसमें इन 3 सालों का एक बहुत बड़ा किरदार है। जो सबसे बड़ी आवाज़ थी, जो सबसे बड़ी तहरीक थी, उसको दबाने के लिए और उसको मिटाने के लिए इमरान खान को जेल में रखा गया। और इन 3 वर्षों में ये सिर्फ इमरान खान की कैद नहीं थी, बल्कि इस निज़ाम के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए ये पिछले 3 साल आपको हर दिन जो फस्तायत का निज़ाम है, ये आपको याद करवाएगा कि 3 वर्षों में इस कौम के साथ क्या क्या कुछ हुआ। इमरान खान अकेला सज़ा काट रहा है, आपको लगेगा ऐसा ही, लेकिन 25 करोड़ आवाम भी साथ ये सज़ा काट रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाहर जो लोग हैं वो बज़ाहिर आपको आज़ाद नज़र आते हैं, लेकिन ये आज़ाद नहीं है, असल में ये कैद हैं, उसी तरह जिस तरह इमरान खान जेल में कैद है। दोस्तों, 5 अगस्त 2023 इमरान खान को गिरफ्तार हुए 3 बरस हो जाएंगे, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने एक कॉल दी है। अब इसमें जो लोग शामिल हैं कौन कौन है, ज़रा मुलाहिज़ा करें। अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सरदार अख्तर जान मेंगल, सैयद ज़ैन शाह, मोहम्मद ज़ुबैर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, हुसैन अहमद यूसुफ़ज़ई और खालिद यूसुफ चौधरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया। मेरा आपसे और तमाम दोस्तों से जो हमें सुन रहे हैं और इन लोगों से भी ये सवाल है कि एहतजाज की नोयत क्या होगी। ये बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर एहतजाज किया जाएगा, अलामती एहतजाज होगा, खामोश एहतजाज होगा, 1 मिनट की खामोशी जो है वो इख्तियार की जाएगी। एहतजाज को लीड कौन करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ये कॉल आनी चाहिए थी। आज आपको पता लग गया कि मैं इनको रॉन्ग नंबर क्यों कहता हूँ। इन लोगों ने इमरान खान की ज़िंदगी का सौदा किया है, इन लोगों ने इमरान खान के नज़रिए का सौदा किया, इन लोगों ने इमरान खान के मकासद और इमरान खान की तहरीक और इमरान खान की कोशिशों का सौदा कर लिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, और ये कभी भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ नहीं करेंगे। चित्राल में जी एक रैली हुई है, बुशरा बीबी, इमरान खान, MNA अब्दुल लतीफ़ और दीगर असीरान की रिहाई के मुतालबे की जो चित्राल में एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई है, और रैली में मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। अब देखें जी, रैलियाँ तो चित्राल में निकलेंगी, लाहौर में तो रैली निकल नहीं सकती, पेशावर में रैली निकालने का फ़ायदा कोई नहीं, आपकी अपनी हुकूमत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलीमा खान ने जो आज पैगाम दिया है वो क्या था। और 2 रोज़ से जब भी उनकी मीडिया इंटरेक्शन होती है, उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि अडियाला के बाहर जो लोग कहते हैं ना कि ख़त्म हो गया ये फ़ेज़, अब अगला फ़ेज़ है और इस फ़ेज़ में हमने जाना। वो क्या है कि लोगों की तैयारी है, लोग घरों को जाएं, लोग अपने अपने इलाकों में जाएं और तहरीक चलाएं। देखें, अलीमा खान की कोशिशें अडियाला के बाहर तो हमें नजर आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेशर डाल रही थी। आप देख लीजिएगा
کہ اس اعلان کے بعد آپ کو کسی علاقے میں کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی جماعت کو چھوڑیں گے اور اب جو پنچھی ہیں وہ کسی اور شاخ پہ بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں. دوستو آج ایک اور خبر اسی سے جڑی. یہ جو اپنے اصل جماعت کو چھوڑ کر, اپنے اصل نظریے کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی جو بات ہے, اور دوستو منیر فاروق صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے کیا کہا, وہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اپنے مستقبل کے لیے سیاسی ٹھکانوں کی تلاش ہے. یہ منیر فاروق نے کہا. تو اس پہ عمر نے کہا کہ کیا کوئی تحریک استحکام پاکستان میں تو نہیں جا رہے, استحکام پاکستان پارٹی کے اندر. انہوں نے کہا جی استحکام تو آئے گا, پارٹی بھی کوئی نہیں بن سکتی ہے, لیکن ایک چیز, وہ استحکام تو شاید نہ ہو مگر وہ ایک نئی تحریک کا انصاف ضرور ڈھونڈیں گے. سیاستدان ذہین ہوتے ہیں مگر جو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, جو انہیں اقتدار میں لاتے ہیں, ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, وہ کتنے ذہین ہوں گے. بس تھوڑی کو بوتا جانے, یہ ہماری اجتماعی صحت کے لیے اچھا ہے. تو یہ اس پہ انہوں نے بات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف, اور جو کچھ روز پہلے میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ لوگ شاید اب اس چیز کو ایڈمٹ کر چکے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کوئی خبر آئے اور ہم پاکستان تحریک انصاف کو یا تو خیر بات کہیں یا پھر اس جماعت کے اوپر قبضہ کیا جائے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ذریعے. دوستو یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے. یہاں پہ برطانیہ کے اندر ایک پریس کلب ہے, وہاں بھی آپ کو اسی قسم کے حالات نظر آئیں گے. اس کے اوپر میں الگ سے تفصیل سے بات کروں گا کہ کس طرح لوگوں نے ایک پریس کلب کو ایک سیاسی اکھاڑے میں تبدیل کر دیا اور لوگ اس وقت کر کیا رہے ہیں. دوستو پاکستان تحریک انصاف کوششیں کر رہی ہے, 3 برسوں سے جو لوگ کر رہے ہیں ان کی کوششیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن جو لیڈران ہیں وہ آپ کو غائب نظر آتے ہیں. آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور میں اپنے جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں انہیں کہوں گا کہ یہ ویڈیو ضرور چلائیں اور قوم کو دکھائیں کہ عمران خان نے کیا قربانی دی اور عمران خان کس قسم کی قربانی دے رہا ہے. خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکا. میری کوئی قربانی نہیں, صرف ایک قربانی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا. یہ عمران خان کے الفاظ تھے. ایک ویڈیو پی ٹی آئی گلگت بلتستان کے دوستوں نے شیئر کی تھی جس میں ان کے بیٹے آپ کو نظر آئیں گے, وہ کھیل رہے ہیں, ان کو کچھ تحائف دیے جا رہے ہیں. تو دیٹ واز ایکچولی دا ریئل سین اینڈ دا پکچر آف اے فادر جب وہ اپنے بچوں کے آس پاس ہوتا ہے. اس کے چہرے پہ خوشی, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ, وہ جس طرح سے انگیج کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, وہ آپ کو اس فوٹیج کے اندر نظر آئے گی کہ یہ تھی وہ قربانی جو عمران خان نے دی. پچھلے 3 برسوں میں عمران خان کے بیٹوں سے میرا خیال ہے کہ 3-4 دفعہ بات ہوئی ہوگی, یہ بھی شاید میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں. اصل میں عمران خان کی یہ قربانی ہے. جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا کیا عمران خان نے, میں کل سن رہا تھا اختیار ولی صاحب کو, اور آج تو پاکستان میں ان کے پاس تو بیانیہ بھی بیچنے کے لیے نہیں ہے. اختیار ولی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جہاز لیں گے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ کی جماعت کا تو موقف تھا کہ اشرافیہ کے خلاف آپ نے ایک موقف بنایا. آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر اپنے لیے بلیو پاسپورٹ کا انتخاب کیا. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں ان کی دلائل کے اندر بھی آپ کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کہ بھئی تم تو غریبوں کی بات کرتے تھے, تم نے غریبوں کی ایسی بات کی کہ اپنے لیے ایک بلیو پاسپورٹ اس پوری تحریک کے اندر سے نکال لیا, اور وہ تنقید کریں عمران خان کی جماعت کے اوپر. یہ ان کے دلائل ہیں جو پاکستان کے اندر آپ کو اختیار ولی صاحب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسا لگتا ہی ہے کہ اگر آپ اختیار ولی کی گفتگو سنیں اور ناصر بھٹ کی, تو ان کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے. وہاں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے مراد لے رہے ہیں, تو نون لیگ والے آ گئے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ بھئی تم تو غریبوں کی بات کرتے تھے, تو یہ کون سے غریب ہیں, کون سی مراد کا معاملہ ہے. ہمارے اوپر تو الزام یہ تھا, اور ہم اپنے بچوں کو بھی پاسپورٹ دیں گے, اپنے بچوں کے لیے بھی پاسپورٹ, ان کے بچوں کے لیے بھی پاسپورٹ کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. دوستو آج تک کچھ چیزیں پاکستان کے اندر شیئر ہوئی ہیں, اور ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور یہ کتنے لوگ ایسے ہیں. اچھا وہ جملہ کوٹ ان کوٹ کیا تھا؟ اختیار ولی نے خیبر پختونخوا کے پاس ہونے والے بل کی ذمہ داری عمران خان پہ ڈال دی. نعیم پنجوتا نے کہا کہ اسحاق ڈار اپنے نواسے کا ذمہ دار نہیں, تو عمران خان اس بل کا ذمہ دار کیسے ہوگا؟ جواب میں اختیار ولی آئیں بائیں شائیں شروع کر دی کہ وہ ایک بیانیہ بنتا ہے, وہ یہ نہیں ہے. آپ کیسے اسحاق ڈار کے معاملے کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی عمران خان کے پارٹی کے ورکر کی بھی ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہے, اور ان کے بچوں کی ذمہ داری ان کے اپنے خاندان کے بزرگوں اور سربراہوں کے اوپر نہیں آتی, لیکن عمران خان اپنے پارٹی کے ورکر کا بھی ذمہ دار ہے. دوستو آج شفیع جان نے کچھ فگرز شیئر کیے تھے, اور یہ بڑے تکلیف دہ فگر تھے. اور کیا تھے؟ پاکستان میں اس وقت 57,000 بلیو پاسپورٹ ہیں, 1,300 ریڈ پاسپورٹس ہیں,
पार्लियामेंटेरियंस तो सिर्फ 1000 के लगभग हैं, तो फिर 57,000 ब्लू पासपोर्ट क्यों हैं इसकी लिस्ट में भी सामने आनी चाहिए। सिर्फ सियासतदान ही क्यों निशाना बनता है, सब सामने आने चाहिए। शफी जान ने अपने लिए एक नया दिफा जो है निकाल लिया। देखें, ये कोई आप जितनी मर्जी तौजीहात पेश करें, जो मर्जी करें, असल मामला ये है कि आपने इमरान खान के नज़रिए को क्यों बेचा, और इमरान खान की नाम के ऊपर सियासत करने वालों को ये पैगाम है कि अभी भी सुधर जाओ। अभी साहब को खबर ये दें कि अलीमा खान का जज को पैगाम, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनकी बार बार हाजिरी हो रही है, और केस क्या है उनके ऊपर कि उन्होंने कोई कॉल दी थी 26 नवंबर के एहतजाज की, और उसके ऊपर दोनों तरफ से गवाहान जो है पेश किए जा रहे हैं। अलीमा खान पेश होती हैं और वापसी पर उन्होंने जो मीडिया से इंटरेक्शन किया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अलीमा खान को सज़ा हो जाती है तो एक बात आप याद रखिएगा कि अलीमा खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की बात करने वाला अब कोई नहीं है। अगर आपको लगता है ये है कि सोशल मीडिया टीम बात करेगी, वो ट्वीट्स को रीट्वीट्स कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि आपका अपना ज़ाती एजेंडा जिसे आप चला रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन आप कोई भी एक उठा कर देख लें, इनकी स्टेटमेंट पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट्स का अगर आप जायज़ा लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो सेकंड टीयर लीडरशिप है ये कहाँ पे स्टैंड करती है। अचकज़ई साहब कहाँ हैं, बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं, शेख वकास कहाँ हैं, 300 खंबे कहाँ हैं, वो सारे के सारे आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ ही अब नज़र आएंगे, और वो कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, अलीमा खान ने कहा कि किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ना शुक्र किया होगा कि अब हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, क्योंकि अलीमा खान ने खुद कह दिया, लिहाजा हमारे लिए आसानी होगी, और जुमेरात को लोग वैसे नहीं जाते। अब होगा क्या, अलीमा खान ये कहती हैं कि केस जब हुआ तो हम इमरान खान के केसेस और अडयाला मुलाकातों में मसरूफ़ थे, पैरवी ना कर पाने पर वारंट जारी हुए, फिर इसी केस की वजह से बैंक अकाउंट्स, शनाख्ती कार्ड सब कुछ बंद कर दिया गया। अब जब केस यहाँ तक पहुँचा है तो हम चाहते हैं कि रोज़ाना समात हो, जेल भेजना है या रिहा करना है, फ़ैसला दें। ये मेरे सर के ऊपर तलवार लटका रहे हैं, जब दिल करेगा सुबह बुलाकर जेल भेज देंगे, और जब केस फाइनल हो चुका है हम फ़ैसला मांग रहे हैं कि फ़ैसला दो, जेल भेजना है जेल भेजो, नहीं तो रिहा करो। अब ये फ़ैसला नहीं दे रहे और मुझे अपने सर के ऊपर ये तलवार नहीं चाहिए। कल जज ने हमें कहा कि आज वो हमारा केस सुनेंगे, लेकिन आज आते ही जज ने कहा कि 11 अगस्त तक केस मुलतवी हो गया। हमारी डिमांड है कि केस फौरी सुना जाए। मेरे रेड वारंट निकाले हुए हैं लेकिन अब समात नहीं कर रहे। फैसले दो ही हैं, या जेल भेजें या बरी करें। जब हम इमरान खान के केसों में पेश होते थे तब ये बड़ी जल्दी समात करते थे, आजकल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ILF इंसाफ लॉयर्स फोरम वकला और सरफराज डोगर की अदालत के दरवाजे पर खड़े हो जाएं, इस पर दबाव बढ़ाएं। ये शख्स इमरान खान और बुशरा बीबी के इंसाफ के रास्ते की रुकावट बन चुका, अगले फेज़ की तैयारी करें। इमरान खान की आंख का मसला है, उनका इलाज होना चाहिए। इमरान खान की आंख में क्लॉट क्यों आया, इसके टेस्ट रिपोर्ट सामने आने चाहिए। इमरान खान के मौलजीन को रसाई होनी चाहिए। हमें इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करवानी है, जो कि हम अभी तक नहीं करवा सके। हम सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि तमाम हकूक़ की बहाली चाहते हैं। हमारी फैमिली का दर्द समझें। हम सबसे पहले इमरान खान की आंख का इलाज चाहते हैं। उनकी आंख में क्लॉट क्यों आया, हमें इसकी फ़िक्र है। हम चाहते हैं कि फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनके मुकम्मल टेस्ट हों। हम चाहते हैं कि उनकी कैदी तन्हाई ख़त्म हो और उनके सारे हकूक़ बहाल किए जाएँ। अडयाला जेल का अगला फेज़ क्या होगा? जो लोग अडयाला आते रहे, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें अब इमरान खान के लीगल हकूक़ के लिए कोशिश करनी है और इन्हें बहाल करवाना है। एडवोकेट फैसल मलिक साहब की गुफ्तगू और एक यूएसपी का जिक्र है जी। वो यूएसपी क्या थी? कल हमने अदालत में जो सबूत पेश किए, इस पर इस्तगासा ने इसका फोरेंसिक जो नहीं करवाया था, आज हमने अदालत यूएसपी इतराज़ किया कि इसका फोरेंसिक करवाएं, किसी इंटरनेशनल इदारे से इसका फोरेंसिक करवाया जाए, क्योंकि पंजाब सरकारी लेबॉर्ट्री में हुकूमत बुग़्ज़ इमरान खान और उनकी फैमिली की मुखालफत में नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। दूसरी सतह यह है कि जब आए तो इसमें मौजूद वीडियोज़ वाले यूएसपी फोरेंसिक होकर आए, सूबाई और वफाकी वज़रा और सहाफ़ियों को अदालत तलब किया जाए ताकि दोनों तरफ के वकला जेरा कर सके। अब उन्होंने जो प्ली ली है इस केस के अंदर वो ये थी कि आप बात करते हैं कि इमरान खान की बहनों ने यानी अलीमा खान ने ये कॉल दी, तो आप सबूत के तौर पर उन बयानात को देखें जो वफाकी हुकूमत की तरफ से आ रहे थे। आप सबूत के तौर पर उन स्टेटमेंट्स को देखें, उन अखबारात को देखें, और पुरअमन एहतजाज की जो बात की गई जिन लोगों ने की उसको आप देखें। लेकिन ये कहना कि अलीमा खान ने कोई ऐसी कॉल दी थी, ये सिर्फ झूठ का पलंदा है और हमें घसीटा जा रहा है। दोस्तों, अगर यहाँ से कोई फैसला आ भी गया अलीमा खान के ख़िलाफ़ तो यकीनन ये बड़े अदालत के अंदर जाकर तमाम सवालात पूछे जा सकते हैं। लेकिन हमने अदालतों की रविश देखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये वो मकाम है जहाँ से इमरान खान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की बहनों को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डोगर साहब बैठे हुए हैं। और फिर आपको खबर दें कि खैबर पख्तूनख्वा में अब फ्री वाईफाई आपको मिलेगा। बहुत एहसान है जी आपका कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का ख्याल है। एंजॉय करें, फ्री वाईफाई एंजॉय करें, अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें, अच्छी बात है। दोस्तों, जब ये तमाम खिताब हुआ है सोहेल अफरीदी की तरफ से, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके ऊपर रिएक्शन पाकिस्तान की आवाम का क्या आ रहा है। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि जैसा कि मैंने बतौर वज़ीर आला वादा किया था कि पेशावर में फ्री वाईफाई मिलेगा, हयाताबाद, बाग, नारान, मेडिकल कॉम्प्लेक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आवाम को हर किस्म की सहूलत देंगे। और ये ऐलान भी करता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी फ्री वाईफाई दिया जाएगा। एक तरफ आवाम के पास खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ जहाज़ और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। जब किसी को मालूम हो कि आवाम वोट दे या ना दे, चोर दरवाजे से हुकूमत बना लेंगे, तो वो बदमाशी पर उतर आता है। बदकिस्मती से PTI को काउंटर करने के लिए इंटरनेट बंद या सुस्त कर दिया जाता है। कारकुनान की तनकीद सोहेल अफरीदी साहब की वीडियो के ऊपर लोगों ने नीचे जाकर लिखा कि इमरान खान की अडयाला जेल में जो गुफ्तगू है उसमें क्या था। देखें, वो 20 दिसंबर 2025 की जो गुफ्तगू थी उसको लोग अब टैग कर रहे हैं। क्या कहा? सोहेल अफरीदी को पैगाम देता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, पूरी कौम को अपने हकूक़ के लिए उठना होगा। जदोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद के लिए, शहादत के लिए भी तैयार हूँ। ये है इमरान खान और ये है इमरान खान की स्टेटमेंट। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम सोहेल अफरीदी को याद करवा रही है। आपको याद करना होगा अलीमा खान की उस गुफ्तगू को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान से अगर आपकी मुलाकात हो भी जाती है तो वो क्या कहेंगे कि तहरीक चलाओ। वो इमरान खान ने 2025 को कह दिया था कि तहरीक चलाओ, निकलो पाकिस्तान के लिए, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठा करो। तो आपको दोबारा से अपने आप को उस स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, ये वो स्टेटमेंट थी जो लोगों ने इमरान खान की, सोहेल अफरीदी को और उनकी पूरी काबीना को याद करवाई कि निकलो इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, एक सेनेट में मराद का बिल है, कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास होता है और सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर की जानिब से दी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस तरमीम एक्ट 2026 पेश किया गया। बिल के मतन के मुताबिक साबिक अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट का हकदार बनाया जाएगा। साबिक रुकने पार्लियामेंट के शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र के ज़ेर कफालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल करेंगे और उनके 22 जो रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज हैं उनको भी मिलेगा, उनकी फैमिलीज़ को मिलेगा, यानी 22 स्केल का जो लोग हैं। इसके साथ साथ साबिक अरकान पार्लियामेंट को भी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज के मुसावी लाया जाएगा। और दोस्तों, ये हालात है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हर शख्स अपने घर को बचाने लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हम सब का घर है। इस घर की किसी को फिक्र नहीं है। अपना ख़ानदान, मेरा ख़ानदान, मैं, मेरा, हमारा, हमारी ना सियासत आगे बढ़ रही है और ना ही हमारी तरक्की का सफ़र इन तमाम जुमलों से आगे निकल रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सख्त किस्म की सेंसरशिप है। लोगों का ख्याल ये है कि अगर सेंसरशिप मज़ीद तेज़ कर दी जाए या बढ़ा दी जाए तो शायद उनकी बका इसमें होगी। मुल्क में सेंसरशिप के हालात ये हैं कि डॉक्टर साहब की खबर नहीं चल सकती, क्योंकि अगर चलेगी तो हुक्मरान ख़ानदान को बहुत ना तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। लोग बात करेंगे कि 2 ख़वातीन आई और उनके साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बन गई कि इस मुल्क में हुक्मरान ख़ानदान अपने मेहमानों के साथ और दुनिया की वो ख़वातीन जो यहाँ पे बिज़नेस लेकर आई या जो भी उनके मामला थे या जिस तरह भी वो यहाँ पाकिस्तान में आई, उनके साथ क्या सलूक किया गया। इंटरनेशनल हेडलाइन बनने नहीं दिया गया और रोक लिया गया, यानी सेंसरशिप। कश्मीर के मसाइल के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। जो मसला है पिछले कई हफ्तों से मसला चल रहा है, इस मसले को हल नहीं किया गया। मुकम्मल लॉकडाउन, मुकम्मल सेंसरशिप वहाँ पे भी आपको नज़र आएगी। बलूचिस्तान पे आप बात नहीं कर सकते। आपने सेंसरशिप की तलवार लटका कर इस मुल्क को इस नहज तक आपने पहुँचा दिया कि यहाँ पर हालात आपके जो कंट्रोल है इससे बाहर हो गए हैं। पंजाब हुकूमत पर बात नहीं हो सकती, पीका कवानीन जो है वो हरकत में आएंगे। एंटी सोशल बिल पर बात नहीं हो सकती चूँकि वो सरकार को पसंद नहीं है। सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर बात नहीं हो सकती चूँकि जो सहाफ़ी आपकी सरकार के बारे में बात करेगा वो गद्दार वतन है और गद्दार वतन जो लोग होते हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती। पीका पर बात नहीं हो सकती चूँकि पीका आपकी एक प्राइवेट एक दस्तावेज़ है जिसे आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर CCD चूँकि आपकी एक प्राइवेट फोर्स थी उस पर भी आप बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हमारा मुल्क है। सेंसरशिप जिस अंदाज से बढ़ाई जा रही है, इनका ये ख्याल है कि सब चीज़ों को बचा लेंगे तो सेंसरशिप की भी एक हद होती है, उसके बाद चीज़ें अपने असल की तरफ वापस लौटती हैं और बहुत जल्दी आप चीज़ों को अपने असल की तरफ जाते हुए देखेंगे। और दोस्तों, एक वक्त होता है ना, कल मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ एक खबर दी थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नून लीग आमने सामने। एक वक्त होता है कि आप एक हुकूमत को
اس کی نیپیاں بدلتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب لائبلٹی بن جاتی ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس شان کے ساتھ اقتدار کی کرسی پر بٹھایا اسی طرح آپ کو اس کرسی سے اتارا بھی جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے حالات کچھ ہمیں اسی طرح کے نظر آتے ہیں۔ یہ پارٹنرشپ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ جو لوگ سلیبس کی بات کر رہے ہیں یقیناً اس سلیبس کو دوبارہ سے ری رائٹ کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ نے کے بعد